नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कृषि के एमसीक्यू, जो कि रहेगा विश्लेषण सहित व्याख्या। तो बिना लेट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? ठीक है, प्रश्न एक रहा, पशुओं में एटेविज्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्किप ऑफ ट्राइट, गुणों का गायब होना। ऑप्शन बी रहा गुणों का पुनरावृत्त होना। ऑप्शन सी रहा गुणों का समाप्त होना और ऑप्शन डी रहा इनमें से कोई नहीं। तो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुणों का पुनरावृत्त होना। ठीक है, एटेविज्म संबंधित है गुणों का पुनरावृत्ति होना। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जीवों में कभी कभी अकस्मात कोई ऐसा लक्षण विकसित हो जाता है जो वर्तमान जाति लक्षण न होकर निम्न वर्गीय पूर्वज जाति का होता है और फिर अचानक किसी जीव में उभर आता है। इसे गुणों का पुनरावृत्ति या पुनर्जत्ता होना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एटेविज्म आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दो है, दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? ठीक है, दुग्ध ज्वर पशुओं में किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी आयरन लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो दूसरा का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से पशुओं में दुग्ध ज्वर होता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पशुओं में दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। यह अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है। इनमें शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम ग्लूकोनेट के 25% घोल का इंजेक्शन मिल्क फीवर तथा रिंटस की बीमारी में दिया जाता है। यह दवाई बाजार में मिफेक्स नाम से मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीन है, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होता है? ठीक है, पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका बीमारी सामान्यतः किस मौसम में होता है? ऑप्शन ए सर्दी, ऑप्शन बी गर्मी, ऑप्शन सी बरसात, ऑप्शन डी बसंत। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बरसात। बरसात में खुरपका और मुंहपका नामक बीमारी पशुओं में होता है। ये रहा। यह एक वायरस से फैलने वाला रोग है, याद रखेंगे। भारत में यह एशिया वन विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में सामान्यतः फैलता है। ठीक है, तो वायरस भी याद रखेंगे। एशिया वन विषाणु द्वारा बरसात के मौसम में यह रोग फैलता है। पशुओं के खुर, मुंह व थनों तथा अयन पर इसके लक्षण उभरते हैं। दुधारू पशु में दूध की मात्रा घट जाती है, पशु दुर्बल हो जाते हैं। इसके बचाने के लिए पशुओं को खुरपका मुंहपका के वैक्सीन के टीके लगवाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 अधिक बार एग्जाम में आया है दोस्तों, रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? ठीक है, रानीखेत बीमारी किस पशु से संबंधित है? ऑप्शन ए सुअर, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भेड़ और ऑप्शन डी मुर्गी। तो इसका आंसर है दोस्तों रानीखेत बीमारी मुर्गी से संबंधित है। रानीखेत एक अत्यधिक घातक और एक संक्रमित मुर्गी रोग है। इस रोग के विषाणु पैरामाइक्सो, याद रखेंगे, कई बार विषाणु वायरस का भी नाम पूछ दिया जाता है। रानीखेत कौन से विषाणु फैलता है मुर्गियों में करके, तो आपका आंसर होना चाहिए पैरामाइक्सो। ठीक है, को सबसे पहले वैज्ञानिक ने वर्ष 1939-40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की बतख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवे, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। इस रोग का प्रकोप प्रथम से तृतीय सप्ताह तक ज्यादा फैलता है। F1 लाइव डिसोटा आरबी स्ट्रेन रानीखेत के वैक्सीन है। ठीक है, तो ये वैक्सीन भी आप याद रखेंगे, कौन कौन से वैक्सीन का उपयोग किया जाता है करके भी प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, रानीखेत मुर्गियों से संबंधित रोग है। प्रश्न 5, मृदा की स्थायी गुण कौन सा है? ठीक है, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? ऑप्शन ए उर्वरता स्तर, ऑप्शन बी पीएच का मान, ऑप्शन सी गठन, ऑप्शन डी संरचना। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों, मृदा की स्थायी गुण है गठन। याद रखेंगे, मृदा का स्थायी गुण है गठन, ऑप्शन सी। मृदा का स्थायी गुण उसका गठन होता है। मृदा खनिज कण विभिन्न आकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण बालू, सिल्ट तथा क्ले होते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों के आपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? प्रश्न 6 है, कौन सा अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है? ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी पायरोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो छठवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों, पायरोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन को सोख लेता है। याद रखेंगे, पायरोक्लोरिक अम्ल जलीय पौधे माइरियोफाइलम स्पाइकेटम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पायरोक्लोरिक अम्ल जलीय पौधे माइरियोफाइलम स्पाइकेटस से प्राप्त किया जाता है, जो हवा से ऑक्सीजन को अवशोषित करके रंगरहित विलयन से भूरे रंग के विलयन में बदल जाता है। तो याद रखेंगे, कौन से पौधे पाए जाते हैं? जलीय पौधे माइरियोफाइलम स्पाइकेटस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और, ठीक है, पौधों को जिन दो तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और, ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी सल्फर। तो सातवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नाइट्रोजन। पोटेशियम और नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है पौधों को। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पौधों को सर्वाधिक आवश्यक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम है। ठीक है, याद रखेंगे, ये तीन तत्व ज्यादा सर्वाधिक आवश्यक तत्व है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन का कार्य है दोस्तों, पौधों में नाइट्रोजन से अमीनो अम्ल, प्रोटीन, जीव द्रव्य, विटामिन, हार्मोन्स व एंजाइम का निर्माण होता है। याद रखेंगे, इससे डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ठीक है, नाइट्रोजन से पौधों में अमीनो अम्ल, प्रोटीन, जीव द्रव्य, विटामिन, हार्मोन्स व एंजाइम का निर्माण होता है। यह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। बात करें यदि फास्फोरस की, तो कोष विभाजन, न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, फास्फोरस कोशिका विभाजन, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है फास्फोरस। पोटेशियम, तो ये जड़ों को मजबूत बनाता है, सूखने से बचाता है, कीट व रोग के प्रतिरोधकता बढ़ाता है। ठीक है, जड़ों को मजबूत बनाता है, सूखे से बचाता है, कीट व रोग के प्रतिरोधकता बनाता है। ठीक है, तो इससे भी डायरेक्ट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इससे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये डेफिनेशन बहुत आईएमपी है। पौधे में जल की कमी को पूरा करना, प्रोटीन निर्माण में सहायक, पौधों के गिरने से बचाना, पौधों में शक्ति प्रदान करना आदि पोटेशियम का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? ठीक है, हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो आठवां का आंसर है दोस्तों, हरी तत्व का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की स्रोत की पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। हरी खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है। और जैसे हरी खाद के लिए उपयुक्त मतलब पौधे होते हैं वो है ढैंचा, सनाई, मूंग आदि। ठीक है, इसको ही हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती का फसल कौन सा है? कौन सा फसल है
जिसमें सर्वाधिक यांत्रिक खेती की जाती है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गेहूं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गेहूं। गेहूं के फसल में अत्यधिक यांत्रिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती का फसल गेहूं है, याद रखेंगे। यांत्रिकी खेती से तात्पर्य भूमि पर मशीनों के ज्यादा इस्तेमाल से फसल उत्पादन करना। गन्ना उत्पादन में कृषि यंत्रों का योगदान अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक है। ठीक है। यदि दूसरे नंबर की बात की जाए, यंत्रों का उपयोग कौन से फसल में किया जाता है दूसरे नंबर में, तो गन्ना आएगा। ठीक है, पहले में गेहूं। ये रहा गेहूं फसल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10। प्रश्न 10 वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ठीक, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया? ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए रहा डॉक्टर G.H. सल। ठीक है, ऑप्शन बी डॉक्टर लाल, ऑप्शन सी मोयर्स और ऑप्शन डी मेयर। तो 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों मोयर्स। मोयर्स द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को एकत्रित करके फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई के लिए उपयोग में लाने को वाटर हार्वेस्टिंग की संज्ञा दी जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल मोयर्स ने किया था। ठीक है, ये रहा वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है। ऐसे घर के बगल में एक टंकी नुमा बना दिया जाता है और जो छत में पानी गिरती है वह एक पाइप के जरिए इस टंकी में आता है। ठीक है, इसे ही वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11। धान के थ्रेसर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसे होता है? ठीक है, धान के थ्रेसर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसे होता है? ऑप्शन ए छड़ प्रकार, ऑप्शन बी हथौड़ा मील प्रकार, ऑप्शन सी खूंटी प्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 11वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी खूंटी प्रकार। धान के थ्रेसर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार खूंटी प्रकार होता है। डेफिनेशन देख ले। धान की मड़ाई करने के लिए जापानी पैडी थ्रेसर बहुत उपयोगी यंत्र है। ठीक है, इस यंत्र की सहायता से धान की मड़ाई करने के लिए जापानी पैडी थ्रेसर बहुत उपयोगी यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से धान की मड़ाई अधिक शीघ्रता व सुगमता से होता है। इस मशीन में एक बड़ा बेलनाकार भाग होता है जो दांतेदार या खूंटी प्रकार का होता है। इससे एक व्यक्ति दिन भर में औसतन 2 क्विंटल धान निकाल लेता है। ठीक है, ये रहा थ्रेसर। और इस टाइप से धान निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 12। प्रश्न 12 है दोस्तों, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? ठीक है, ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रणी प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत में ड्रिप सिंचाई में अग्रणी राज्यों में महाराष्ट्र है, जिसके 32 लाख हेक्टेयर भूमि में से 6 लाख हेक्टेयर करीब 18% भूमि पर ड्रिप सिंचाई की जाती है। ड्रिप सिंचाई सर्वप्रथम इजराइल में अपनाया गया था, जिसमें जल को पौधों के जड़ के पास बूंद बूंद करके रूप से दिया जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम ये कहाँ अपनाया गया था ड्रिप सिंचाई? तो आपका आंसर होना चाहिए इजराइल में। ठीक है, ये रहा ड्रिप सिंचाई, ऐसे ही किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13। भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर द्वारा किया जाता है? ठीक है, भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किस मीटर द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए टेंसियोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी फोटोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए टेंसियोमीटर द्वारा भूमि की आर्द्रता नमी का मापन किया जाता है।
ठीक है। टेंसियोमीटर द्वारा भूमि की आर्द्रता नापी जाती है। थर्मामीटर ताप नापने के लिए। यदि बात करें पोटोमीटर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो पत्तेदार पौधों के तनों द्वारा अवशोषित जल की दर को नापने के लिए पोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पोटोमीटर तो आप याद ही रखेंगे। हाइग्रोमीटर, ये वायु में आर्द्रता, ये तो आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 14। रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बीज बुआई में, फसल कटाई में, सी है फसल गहराई में, और डी है फसल कटाई में एवं गहराई में। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों रीपर का प्रयोग ऑप्शन बी फसल कटाई में किया जाता है। ठीक है, रीपर का प्रयोग फसल कटाई में किया जाता है। ठीक है, और कटाई के लिए और भी अन्य यंत्र है जैसे हंसिया, दराती, मोवर। ठीक है, मड़ाई के लिए आलपेट थ्रेसर, पावर थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। बुआई के लिए देसी हल, कल्टीवेटर, टिबलर, सीड ड्रिल, प्लांटर आदि बुआई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये यंत्र भी इंपॉर्टेंट होता है। कौन से यंत्र से कौन सा कार्य किया जाता है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। और ये रहा रीपर। ठीक है, एक आदमी यहाँ से पकड़ता है, इलेक्ट्रिक रहता है, पेट्रोल डीजल से चलने वाला, और इससे कटता है फसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? ठीक है, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सा है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी नींबू। तो 15 का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अमरूद। अधिकतर बच्चे आम लगा देंगे जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अमरूद का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है और उपयुक्त फसल है ये जेली बनाने के लिए। ऐसे फलों को जेली के लिए चुनना चाहिए जिसमें सुगंध, पौष्टिक एवं एसिड प्रचुर मात्रा में हो। ये फल है अमरूद, सेब, करौंदा एवं रोजेल। अमरूद जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है क्योंकि इसमें पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो एक प्रश्न का आंसर तो यही हो गया दोस्तों। डेफिनेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आप डेफिनेशन पे विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अमरूद। प्रश्न 16। प्रश्न 16 है दोस्तों, कुकुरबिटस की पौधे तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है? ठीक है, कुकुरबिटस की पौधे तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए 4 बाई 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 बाई 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 बाई 35 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 40 बाई 50 सेंटीमीटर। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10 बाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कुकुरबिटेसी इसके अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं वो देख लेते हैं। कुकुरबिटेसी कुल पौधे तैयार करने के लिए प्रायः 10 बाई 15 सेंटीमीटर व्यास और 15 बाई 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लगभग 3 किलोग्राम गोबर व मिट्टी का बराबर मिश्रण भरकर इसमें बीज बोते हैं। यह विधि प्रायः अगेती किस्मों व बेमौसमी किस्मों को उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17। प्रश्न 17, खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है? ठीक है, खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है? ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम खरबूजे के बीज पर्याप्त होता है? ऑप्शन ए 1 से 2 किलोग्राम, ऑप्शन बी 2 से 3 किलोग्राम, ऑप्शन सी 4 से 5 किलोग्राम, ऑप्शन डी 6 से 7 किलोग्राम। तो 17वां का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 से 3 किलोग्राम 1 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न, ये तरबूजे की उन्नत खेती। प्रश्न 18, सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना है। याद प्रश्न है, सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना है। ऑप्शन ए जुलाई अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन सी नवंबर दिसंबर और ऑप्शन डी मार्च अप्रैल। तो 18वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर। सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का सर्वाधिक उपयुक्त महीना होता है सितंबर से अक्टूबर।
ठीक है। सलाद की कुछ किस्मों का पौधा तैयार की जाती है और जब 5-6 सप्ताह के हो जाते हैं तो उन्हें खेत में रोप दिया जाता है। पौधशाला में बीज बोने का समय सितंबर अक्टूबर है। रोपाई के लिए 40 × 25 - 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। खेत में सीधे बुआई के लिए अगस्त सितंबर उपयुक्त समय है, जिसमें पंक्तियों और पौधे के बीच की दूरी 45 × 30 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है। प्रश्न 19, परवल में प्रवर्धन होता है। ठीक है, परवल में प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए जड़ों द्वारा, ऑप्शन बी लीफ कटिंग द्वारा, ऑप्शन सी बीज द्वारा, ऑप्शन डी लताओं की कटिंग द्वारा। तो परवल में प्रवर्धन कैसे होता है दोस्तों? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लताओं की कटिंग द्वारा। ठीक है। परवल में प्रवर्धन लताओं की कटिंग से होता है। 2000 से 2500 कटिंग प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। परवल का वानस्पतिक नाम ट्राइकोसैंथम डायोका है। ठीक है, वानस्पतिक नाम ट्राइकोसैंथम डायोका है। ठीक है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। इसका उद्भव स्थान भारत है, तो ये भी याद रखेंगे, परवल का उद्भव स्थान भारत है। तो एक साथ कई प्रश्नों का आंसर बन जाता है। विशेष ध्यान देने की बस जरूरत है दोस्तों। ये रहा परवल, ऐसे बहुत लोग चाउस खाते हैं, मेरे को भी बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 20। प्रश्न 20 है, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? ठीक है, आम की सघन बागवानी के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? ऑप्शन ए लंगड़ा, ऑप्शन बी दशहरी, ऑप्शन सी आम्रपाली और ऑप्शन डी चौसा। ठीक है, तो ये नाम भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। चौसा कौन सा फल का किस्म है करके भी पूछ लिया जाता है, तो आंसर होना चाहिए आम का। ठीक है, तो यहाँ पे सघन वन की बागवानी के लिए कौन सी किस्म की आम उपयुक्त होती है, प्रश्न ये है। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम्रपाली। ठीक है, ये आम्रपाली नामक आम सघन बागवानी के लिए उपयुक्त होती है। आम्रपाली दशहरी तथा नीलम के संस्करण से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो ये आम्रपाली है ये दशहरी तथा नीलम के संकरण से प्राप्त होता है। ये याद रखेंगे अपने आप में, तो यही एक क्वेश्चन है। ठीक है, जो आम्रपाली किस्म है ये किसके संकरण से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होना चाहिए दशहरी और नीलम के संकरण से। ठीक है, यह संकर किस्म प्रतिवर्ष फलता देती है। पौधे बौने होने के कारण सघन बागवानी के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसका पौधा बौना होता है। इसमें संपूर्ण घुलनशील पदार्थ 22%, चीनी 17.2%, कैरोटीन प्रति 100 ग्राम में 1683 मिमी, विटामिन सी प्रति 100 ग्राम में 35 माइक्रोग्राम तथा अम्ल 0.12% पाया जाता है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, और सघन बागवानी के लिए ये आम्रपाली फल मतलब आम का ये आम्रपाली किस्म अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, ये रहा आम। तो ये थी दोस्तों कृषि से संबंधित हमारा आज का एमसीक्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी, और यदि आपको पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।